प्रधानमंत्री बाहर की ताकतों के से वो उसका नियंत्रित था। और आपने मुझे कभी बताया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था उस समय, और ये उस टोपी वाले प्रधानमंत्री को के बनने के बाद वो किस तरह की चर्चा हो रही थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। मैं उसको और क्लियर कर दूं। मुझे याद है कि जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और देश का पहला गृह मंत्री मुसलमान बना, वो भी कश्मीर से बना। आप सोचिए कि ये जो जामा मस्जिद है दिल्ली की, उसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लोग आए थे, मैं भी अकेला उसमें शायद अकेला हिंदू था। यहाँ जामा मस्जिद में देश भर के जितने भी दानिश्वर बुद्धिजीवी थे, तमाम एमपी एमएलए थे, और बाद में 2005 से 2009 तक जो आदमी भारत का शिक्षा मंत्री बना, आपके दरभंगा के वहां का एमपी है मोहम्मद अशरफ अली फातमी, वो भी उसमें बैठा हुआ था। मुझे याद है कि उस समय साउथ के एक बहुत बड़े राज्यसभा के एमपी थे, उनके जो अल्फाज थे सिंह साहब, में उस दौर में जब मैं स्टूडेंट था तब भी मैं चौंका इस बात से। और समद सिद्दीकी उनका नाम था। उन्होंने बड़े फख्र के साथ कहा कि हम अपनी कौम को पूरी ताकत के साथ एक ऐसे शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, एक ऐसे शख्स को हमें ताकत देनी चाहिए जिसने पूरे हिंदुस्तान में, जो भारत में जो हिंदू परिवार है उसको छिन्न भिन्न कर दिया है, उसको तोड़ दिया है और हिंदू फैमिली को कमजोर कर दिया है इस मंडल कमीशन ला करके। मैं उस वक्त मौजूद था, ये जामा मस्जिद में हो रही थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको जरा विस्तार से बता दूं। आप सही कह रहे हैं, वही ताकतें, वही लोग जिनके बारे में भी आपने कहा कि आप पाकिस्तान का दौरा करते हैं भारत के मुसलमानों को खुश करने के लिए। अरे भारत सरकार की तो पॉलिसी एक लंबे वक्त तक रही कि हमें पैलेस्टाइन को मदद करनी है, और पैलेस्टाइन के चीफ को हमने भारत रत्न दिया, और पैलेस्टाइन के दबाव को भारत के मुसलमानों से जोड़ के देखा, मिडिल ईस्ट से जोड़ के देखा, और 25 साल तक इजराइल से संबंध रखे, और हमने कभी उसको सार्वजनिक नहीं किए। तो भारत के अंदर पाकिस्तान परस इस्लामिक ताकतें जो विदेश से होती थी, हमारे राजनेताओं ने उनको पाला पोसा बड़ा किया, और भारत के हितों को ध्यान में न रखा गया, बल्कि यहां के उन मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखा गया ताकि वो वोट बैंक बने रहे। तो बदलाव सिर्फ इतना ही है कि 2014 में उसने कहा कि देश की जो मेजॉरिटी है उसके हितों को पहले ध्यान में रखा जाएगा। इसी बदलाव की परेशानी है। जी, आपने बिल्कुल कहा। इसी संदर्भ में मैं ये अगर मैं आपको कहूं कि जब ये खिलाफत मूवमेंट हुआ, विच वाज एक्चुअली अ कैलिफेट मूवमेंट, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ जितने सब कॉन्टिनेंट के हमारे मौलाना आजाद और ये और कई लोग उसमें शामिल थे, तो बड़ा मूवमेंट चला भाई, कैलिफेट मूवमेंट का कैसे हटा दिया तुर्की का उसका ये वो। अब वो कहते ना हमारे यहाँ वो एक कहावत है, टाई टाई फीस, ठीक है ना। जी जी। जब वो कमाल अतातुर्क ने जब कैलिफेट को खुद ही अनाउंस किया कि भाई अबॉलिश्ड है, तो ये सब इनका टाई टाई फीस हो गया। ठीक है ना। उसी तरह की अब इनका टाई टाई फीस हुआ है कि जब सऊदी अरेबिया सॉरी ये अभी वो भी इन ड्यू कोर्स वेरी शॉर्टली दे विल रिकॉग्नाइज इजराइल। तो जब अरब वर्ल्ड ने जब उनसे पीस कर लिया, और अभी अब देख रहे हैं कि तमाम डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो गए, और ये दिस इज नॉट मेयरली डिप्लोमेटिक रिलेशंस पुष्पेंद्र जी, दे आर गोइंग टू हैव मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस आल्सो, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन आल्सो, ठीक है ना। तो फिर आपका यहाँ का टाई टाई फीस हो गया है इनका। लेकिन दिस इज ऑल्सो टू मच ऑफ डेमोक्रेसी कि आज जो अरब वर्ल्ड है वो तो इजराइल के साथ कॉम्पैक्ट कर लिया है, लेकिन हमारे यहाँ मुसलमान आपके डिप्लोमेसी को डिक्टेट कर रहे हैं कि आपका वेस्ट एशिया की तरफ डिप्लोमेसी कैसा होगा। आप पैलेस्टीन को कश्मीर से जोड़ते रहे। और मैं कभी एक टीवी राजेश्वर साहब की एक किताब पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने यही कहा कि 1978 और समथिंग मोशे दयान, उस समय मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, मोशे दयान जो उनका बड़ा कैरिस्मेटिक लीडर था, वो ही मेड अ सीक्रेट विजिट टू इंडिया, ठीक है ना। उस समय यहाँ के जो एयर चीफ थे वो मुलगांवकर साहब थे, उनको सीक्रेटली के एयरक्राफ्ट में लाया गया, और उस समय वाजपेयी साहब विदेश मंत्री थे,
उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से और विदेश मंत्री दोनों से, और उन्होंने कहा कि भाई ये आपको क्या तकलीफ है, आप डिप्लोमेटिक रिलेशन हमसे कीजिए। अब आपको मालूम है कि वो जनता सरकार इन्हीं कारणों से, जो कि ये मुसलमान जो हमारे यहाँ ये जो अंदर अंदर के जो पाकिस्तान है, उनके दबाव में उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं किया। सही बात है सर। तो उसके बाद से ये वहां से ये खाली हाथ चले गए। ये इंदिरा गांधी को, मैडम गांधी को ये बात उनको कहीं से खबर मिल गई ये सीक्रेट विजिट के बारे में, और जो उन्होंने चुनावी मैदान में इस चीज का इस्तेमाल किया, उन्होंने मुसलमानों का वोट लेने के लिए, उस वो इंटरनल पाकिस्तान के वोट लेने के लिए, तो उन्होंने काफी उछाला उसका। वो टीवी राजेश्वर साहब खुद कहते हैं कि ये और देखिए हैरत की बात कि जब नरसिम्हा राव साहब आए थे, ही वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल। अब शायद इसीलिए उनको वो उनकी लाश को कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में नहीं लाया गया। ये जो हमारे यहाँ विदेशी महिला जो है, बाय गॉड, शी इज, मतलब आप सोचो कि ये क्या ये महिला है कि जो आदमी, बुजुर्ग आदमी, सबसे विद्वान आदमी है, जिसकी इतना विद्वान प्रधानमंत्री बहुत कम देखने को मिलते, इतना विद्वान आदमी, बुजुर्ग आदमी, तुम्हारे पिता समान आदमी, उसके लाश के साथ तुमने ये किया। और तुम्हारा वो दलाल वो भी अभी अल्लाह को प्यारा हो गया, वो भी इसमें शामिल था। तो मैडम, मैं आपको यही कहता हूं कि हम लोग कर्मों पे बहुत विश्वास करते हैं। हम लोग बहुत अपने अपने कर्म, देखो वो जो आपका दलाल था उसको अपने कर्मों की सजा मिल गई, आपको भी मिलेगी। हमारे यहाँ आप उस मुनीम की बात कर रहे हैं ना, वो जो मुनीम, गुजराती मुनीम था। हाँ हाँ हाँ, वो देखिए, वो अभी उसकी मौत हुई, कुत्ता भी नहीं रो रहा था। कुछ लोग जिनके पैसे इधर उधर होंगे वो रहा, तो कुत्ता भी नहीं रोया उस पे। उस गुजराती मुनीम की बात कर रहा हूं। लेकिन वो चीज मैं कभी नहीं भूलूंगा कि जिस आदमी ने who made a total turn around of the Indian economy, बहुत बहादुरी चाहिए उसके लिए। उसके बिना तो ये सरदार जी कुछ नहीं कर पाते। सरदार जी तो इंदिरा गांधी के भी समय में थे। सरदार जी always held some or the other position. He is an expert on that. He always held some or the other influential position. But it was only Narasimha Rao that Sardar ji could implement what Narasimha Rao. करेक्ट। सरदार जी ने तो वो पूरा, जिसको कह सकते हैं कि सिर्फ नरसिम्हा राव ने जो डॉटेड क्रिएट किए थे उसको जोड़ दिया और उन पे नाम लिखा लिया। अदरवाइज तो सरदार जी के बारे में सबको पता है कि मुझे याद है कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे और वो इस्तीफा देने जा रहे थे, और जब वो रास्ते में पहुंचे, अपने ऑफिस से निकले, तो ये सरदार जी, जिन्हें दुनिया बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट मानती है और बड़ा ईमानदार मानती है, ये भागे भागे उनके पीछे गए चंद्रशेखर के, और उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी, आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, एक यूजीसी की पोस्ट खाली है और उसके चेयरमैनशिप पे मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपॉइंट कर दें। तो चंद्रशेखर ने कहा कि तुम इतनी देर से आए हो मेरे पास। तो उन्होंने कहा, सर मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो सोच रहा था, क्या कहते हैं, कि आप मुझे बुलाएंगे। ये भागा भागा पीछे गया और चंद्रशेखर ने फिर उस वक्त अपने इस्तीफे को आधे घंटे डिले किया और पूरे देश में ये हंगामा हुआ कि साहब चंद्रशेखर ने जो है वो इस्तीफा न देने का मन बनाया। और कुल मिलाकर के हुआ ये कि फिर उन्होंने अपने एचआरडी मिनिस्टर थे, वो फिरोजाबाद के एमपी थे, उनको बुलाया और फिर उनसे कहा कि भाई कागज लाओ, इनको चेयरमैन बनाओ। फिर इनको जब चेयरमैन बनाया, उसके बाद फिर जो है वो इस्तीफा देने गए। तो सरदार जी का कैरियर तो किसी न किसी के कंधे पे ही रहा है, और सरदार जी उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही मुनासिब थे कि सरदार जी बोलते नहीं थे, और बोलते थे तो वही बोलते थे जो वो चाहती थी महिला। इसीलिए उन्होंने इतना मतलब एक भारत के सेकुलर देश के अंदर इस तरीके का बयान दिया, और वो बयान आज भी जो है वो पूरी दुनिया भर में चर्चित है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में किस तरीके से आपने बेहया होकर के, बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि इस देश में
जो मुसलमान है, दंगाई मुसलमान है, जिहादी मुसलमान है, उसके उसके सामने कैसे सरेंडर किया। और आपने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में कहा कि इस देश के नेचुरल रिसोर्सेज पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है एंड स्पेशली मुसलमानों का है। तो ये बीमारी कोई नई नहीं है। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आप ये देखें कि चाहे वो इजराइल का मामला हो या फलस्तीन का मामला हो, हमारे यहाँ जिस आदमी को इजराइल आतंकवादी मानता था, उस यासर अराफात से भारत की प्रधानमंत्री को वो अपनी बहन कहता था, उनको भी आपने बहुत बड़ा सम्मान दिया। तो हमारे यहाँ तो पहले दिन से इस देश के दंगाइयों और इस देश के एंटी इंडिया मुसलमान जो पाकिस्तान परस्त थे, जो जा नहीं पाए, उन लोगों ने भारत सरकार की राजनीति को आज तक वो यही हो रहा है। धीरे धीरे अब वो मुखर हो रहे हैं कि पिछले 70 सालों में हमारे टैक्स से वो मजबूत हुए, माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से आईएएस पीसीएस बने, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया, इस देश के संसाधनों पे कब्जा किया। उसके बाद आज जिस तरीके का उनका रूप है कि कश्मीर का जो इमाम है वो भी ये कहता है, क्या कहते हैं कि अब हम तो 30-35 करोड़ हैं, तो अब तो हम क्या कहते हैं पाकिस्तान बना सकते हैं, हमें दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहिए। तो चाहे वो आप देखें कि कश्मीर हो, चाहे मालदा के अंदर क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, और आज का जो कश्मीर है उसमें नेता क्या कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ बदला नहीं है सिंह साहब। हमको लगता है कि ये किसान आंदोलन हो गया, फिर सीए हो गया, इस देश में वो ताकतें जो पिछले 70 सालों से सत्ता से मिल करके इस देश को खोखला कर रही थी, उन ताकतों को यकायक लगने लगा है कि अब शायद हम अपने उन मंसूबों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए शायद मुझे लगता है कि वो ताकतें पूरे ताकत के साथ दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के इलाकों में या इस देश के अंदर ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं जिससे अनारकी फैले और इस देश की सत्ता पर वैसे ही काबिज हो जाया जाए जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा। एक पार्टी जिसके सबसे ज्यादा एमपी हैं वो बाहर है सत्ता से, जो दूसरे नंबर की पार्टी है वो सत्ता में है, तीसरे नंबर की पार्टी है वो सत्ता में है, जो चौथे नंबर की पार्टी है वो सत्ता में है। और वो सत्ता किसके किसके इशारे पे चल रही है, कैसे चल रही है, सबको पता है। वहां कोई पुलिस तंत्र कुछ नहीं कर पा रहा है। सारा का सारा वहां जो दो जिहादी जो हैं, एक तो वो है जिसका उत्तर प्रदेश से संबंध है, जो अक्सर नेपाल जाता है, बहुत सारे स्मगलिंग्स के अंदर एंटी इंडिया में उसका उसका हाथ रहता है। वहां बताते हैं कि छोटी छोटी बात पर पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी पुलिस डरी हुई है। वहां के पुलिस में लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश हित में सोचते हैं, जो संविधान के हित में सोचते हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है सिंह साहब। तो मैं वहां देखता हूं कि पुलिस पूरी तरीके से डर गई है, समर्पण कर गई है। और जिहादी चाहे वो नवाब मलिक हो, वो टेबल लेवल पे कहता है कि अर्नब गोस्वामी को हम मजबूर कर देंगे कि वो आत्महत्या कर लेगा, लेकिन इस देश की जुडिशरी नहीं पूछती। आपने कहा, एक जिक्र किया कि एक लड़के ने, जो हमारे साथी हैं, टेलीविजन पे कहा वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम का जो फ्रॉड है उसके बारे में कुछ कह दिया, तो लोगों ने कहा हमारी जो कहते हैं भावनाएं भड़क जाती हैं। तो इस देश में इतिहास में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो या शाह वलीउल्लाह हो, ये तमाम जिहादी जिन्होंने इस पीर फकीर और सूफी के नाम से इस देश में कुरान जैसी क्रिमिनल एंटरप्राइजेस को फैलाया, उसके बारे में बात करने में सुप्रीम कोर्ट को बड़ी चिंता हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भावनाएं ठेस पहुंचती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी दुर्गा की तस्वीर बनाने के लिए, सेक्सी दुर्गा फिल्म बनाने के लिए, इस देश में देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया। तो क्योंकि हमारा समाज चुप था और समाज ने पूरी वो प्रतिक्रिया कभी नहीं दी, इसलिए हमको टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। हमारा काम है हम जीएसटी जमा करें, हमारा काम है हम इनकम टैक्स जमा करें, और हमारे इनकम टैक्स से जिहादी पैदा हो, और जो 15-15, 16-16 ये पंचर जोड़ने वाले लोग हैं, हम उनको पढ़ाने और लिखने के लिए पैसा दें, माइनॉरिटी कमीशन को भी पैसा दें, हम मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड को भी पैसा दें, और इस देश पे हजारों मदरसे जो इस देश में जिहाद सिखाते हैं, इस देश में आतंकवाद फैलाते हैं, हम उनको भी मदद दें। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि हिंदू और सनातनियों को ये सोचना होगा कि आखिर हम किस लिए हैं। हमारी संस्कृति, हमारे लोग, हमारे पूर्वज, हमारे मकान, हमारा घर, हमारी बहन बेटियां इस देश में सुरक्षित नहीं है, और जो दंगाई है, आतंकी है, उसको सरकारें अलग अलग तरीके से मजबूत कर रही है। तो ये सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। जितनी तरफ आपने इशारा किया है वो सारा उसी तरफ है। तो सिंह साहब मैं लौट आए हैं, सिंह साहब का कोई थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए सिंह साहब से बात नहीं हो पा रही थी। तो मैं सिंह साहब आगे बात बढ़ाना चाहता हूं कि ये जो इस समय किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे आप क्या क्या देखते हैं और इसका अंत कैसे देखते हैं।
क्या है इसके पीछे की असली कहानी, जिसमें तमाम राजनीतिक दल शामिल है, या राजनीतिक दल इतने कमजोर हो गए हैं कि अब उन्हें एक खून से लदी हुई, खून से सनी हुई एक आइडियोलॉजी, क्या कि खून से सने हुए हाथ चाहिए, जिससे कि वो सत्ता में नहीं आ पाए हैं और सत्ता में पहुंचने का रास्ता बनाया है। सिंह साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं उसमें बार बार लोग ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में जो और ताकतें हैं और क्या क्या हो सकता है, वो देश आपसे जानना चाहता है। नहीं, देखिए, ताकतें तो बहुत पहले से हैं। आपने देखा था कि 1962 के वॉर के समय कुछ हमारे यहाँ कुछ नेता थे, एक पूरी सेगमेंट थी कम्युनिस्ट पार्टी की जो तैयार थी माला लेके उनको स्वागत करने के लिए चाइनीज की, और आज भी चाइनीज का थ्रेट है। और आपको मालूम है कि फिर ये देखिए, सीपीआई के कहने पे, सोवियत यूनियन के कहने पे सीपीआई ने कैसे सपोर्ट कर दिया था उनको, और दैट इज आल्सो टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। तो लेकिन अभी आपने, मैं जब सिलसिलेवार तरीके से जब बात कर रहा था तो मैं कहा था अरविंद केजरीवाल पर भी बात जरूर करूंगा, उससे ये जुड़ा हुआ है। देखो, ये आदमी, आपको मालूम है कि इसको किस तरीके, आपने बिल्कुल सही कहा कि सोनिया गांधी ने ये लिखा था मनमोहन सिंह को कि यह आदमी दिल्ली से बाहर, इसकी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। और ये जब सरकार में था पुष्पेंद्र जी, एक नंबर का नालायक ये अफसर था, एक नंबर का नालायक। इसने ये काम करके कुछ नहीं देता था। ये इसने अपनी पूरी जिंदगी इन अराउंड ये दिल्ली गुजार दिया। और जब भी आप इस तरह के प्रिविलेज पोस्टिंग करते हैं तो रिमेंबर इट इज एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स। अब ये पहला जब चुनाव लड़ा था तो आपको मालूम है दुबई गया था और कहां कहां गया था फंड्स कलेक्ट करने के लिए। थोड़ा पता लगा लीजिएगा कि इस आदमी को किसने किसने फंडिंग की थी। और उसके बाद आप थोड़ा आप उस चुनाव में आपको याद होगा ये किस तरह से बाटला हाउस एनकाउंटर के जो एक्यूज थे उनके घर गया था ये। तो बात साफ था। उसके बाद ये भी याद कर लीजिए कि पंजाब के चुनाव में इसने क्यों, वाई, आपने कभी ये सोचा है कि ये उसके पहले और बता दूं, ये वाराणसी गया, इसको खड़ा किया गया था मोदी साहब को रोकने के लिए। 22 से 23 एनजीओ, फॉरेन फंडेड एनजीओ इसको वाराणसी में सपोर्ट कर रहे थे। 20 to 23, थैंक गॉड वो ज्यादा एनजीओ अभी उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा, मैं कह रहा था कि आप देखो कि ये बॉर्डर स्टेट्स क्यों चुनता है। पिछला इलेक्शन जब ये पंजाब में इसने लड़ा, ये जब इसकी पार्टी ने ये किया, ये तो पूरी तैयारी कर चुका था और मुझे अंदर की बात मालूम है, ओथ के लिए इतनी तैयारी कर ली थी। उस समय आप देखो कि इसको पाकिस्तान से कितना मदद मिल रहा था और ये खालिस्तानी से इनको कितना मदद आता। आपके सुनने वाले थोड़े वो भी पता लगा दें कि कनाडा और वहां से वो और ये जो वेस्ट से जो खालिस्तानी है कितनी भारी मात्रा में और कितना कितना पैसा लेके इसके पास आए थे। तो ये बॉर्डर स्टेट को इसीलिए कंट्रोल करना चाहता है कि ताकि ये जितना ये धंधा है इसका, जो एंटी नेशनल धंधा है, वो चल सके। और उसके बाद से आपने इसको देखा, ये आदमी किस तरीके से 26 जनवरी परेड को डिसरप्ट करना चाहता था। और फिर 26 जनवरी, अभी इसका टाइमिंग जो है वो टाइमिंग को नजरअंदाज न किया जाए। और सबसे अहम बात मैं ये कह रहा हूं कि आखिर एक बात बताइए, जो आप बात कह रहे थे ये दिल्ली के बारे में, कि कुछ स्टेट्स हैं जो कि जिनके अलग अलग देशों से जिनके जो बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, ये हो गया। कुछ स्टेट्स जो है वो बॉर्डर पे भी हैं और दिल्ली के भी आसपास हैं। तो उनके बाप की बपौती नहीं है ना कि हम जो दिल्ली में हम रहने वाले हैं वो रोज हर दिन हमको धमकी दिया जाए। सब धमकी जब आप देते हो कि हम जला देंगे और ये करेंगे, अबे जलाना है तो जला, तलवार लेके घुस दिल्ली में, आग लगानी है तो लगा। उस आग को हम कैसे बुझाएंगे, वो क्या स्वरूप लेगा वो मैं भी नहीं जानता हूं। वो तो तलवार लेके
अब वो तलवार लेके दिल्ली में घुसोगे तो हम अपने बचाव के लिए भी, जैसा सरदार पटेल ने कहा था, तलवार से तलवार टकरा देंगे। ये तमाशा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू आर लोकेटेड, योर स्टेट इज इन प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, यू थ्रेटन अस एवरी डे। आप लुटियंस दिल्ली को नहीं थ्रेटन कर रहे हो बिकॉज उनके पास बहुत उनके बचाव के साधन है, आप हमको थ्रेटन कर रहे हो। क्या है साहब, जलने दो, दिल्ली जल जाए कोई बात नहीं। दिल्ली कितनी बार ध्वस्त हुआ है और कई बार दिल्ली का नवनिर्माण हुआ है। इट हैज रिजन फ्रॉम द एशेस। अरे तुम क्या हो, बड़े बड़े आके यहां से चले गए, तुम्हारी औरतें भी उठा के ले गए, मुगलों की औरतें उठा के ले गए, नादिर शाह को भूल गए, अहमद शाह अब्दाली को भूल गए, और आज तुम हमको थ्रेटन कर रहे हो। आग लगानी है तो लगाओ, और ये ना ये तलवार वलवार अपने पास रखना, मत भूलना कि महाराणा प्रताप का जो भाला था ना, आज भी तुम चार मिलकर नहीं उठा सकते उसको। गो टू द म्यूजियम, इतने जिम का इक्विपमेंट लाया है ना, जिम का जो इक्विपमेंट लाया है, जाके तुम चार मिलके उस भाले को उठा के उसको इस्तेमाल कर लो, म्यूजियम में पड़ा हुआ है, वो सारी मर्दानगी तुम्हारी निकल जाएगी। और देखो, मर्दानगी किसी की बपौती नहीं है। अगर बहुत ज्यादा, अभी मैं एक देख रहा था, हमने जी उधर ठोक दिया जी, हमने उसको ठोक दिया जी, हमने, अरे ठोकना है तो ओलंपिक्स में जाके ठोको ना, वहां बॉक्सिंग में ठोको, वहां रेसलिंग में ठोको, ऐसा ऐसा भाला फेंको। वो एक फेंसिंग भी होता है, वहां तलवारबाजी करनी है तो वहां गोल्ड मेडल जाके अपना तलवार ये करो है, ये हम ठोक देंगे, हम ये कर देंगे है। वो जो वो कहते हैं ना, बलून को बर्स्ट भी करते देरी नहीं लगता है। माफ कीजिएगा, मुझे गुस्सा इस बात का है कि हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई हमको थ्रेटन करता है, हम दिल्ली को बंद कर देंगे, हम दिल्ली को जला देंगे, हम दिल्ली को ये कर देंगे, है हम हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। दिल्ली को क्या होगा? आओ तलवार लेके आओ, देखते हैं दिल्ली को क्या होता है। और ये थ्रेटन मत करो। और ये सारा का सारा ये खेल जो है, मैं आपको कहता हूं, इसमें एक वन ऑफ द मेजर कॉन्स्पिरेटर्स इज योर अरविंद केजरीवाल, जो जी सर। मैं आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आप पटना में बैठे हैं, खबर आप तक भी पहुंची होगी। इसमें 2 घटनाएं ऐसी हैं जिससे मैं, आप जिस शख्स का बार बार नाम ले रहे हैं, मैं समझता हूं कि भारत में एकमात्र आप ऐसे शख्स हैं कि जिसका चरित्र, जब लोग उसको बहुत बड़ा एक तरीके से रिफॉर्मिस्ट समझ रहे थे, इस देश में क्रांति लाने वाला समझ रहे थे, तब आपने उसके बारे में जो बातें कही वो सच है। इस वक्त 2 बातों की जिक्र करना सिंह साहब इसलिए जरूरी है कि आज मुझे बताइए, आप जानते हैं कि कनाडा के लोग, कनाडा का वहां खालिस्तान का पूरा मूवमेंट चल रहा है, खालिस्तानी जो वहां है उनकी तस्वीरें कहां कहां लगी हुई हैं, किस तरीके से उन्होंने उस वक्त इलेक्शन में फंड किया। आज वहां का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जिस तरीके के बयान दे रहा है, ये अरविंद केजरीवाल का बयान मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि हम दिल्ली में, हमारी सरकार है, सरकार संविधान से चल रही है, अगर दिल्ली को किसी ने थ्रेट करने की कोशिश की तो हम केंद्र सरकार से मिलकर उन ताकतों को ये बयान नहीं दिया। इस मक्कार ने दिल्ली के अंदर आज किसानों के समर्थन में बड़े बड़े टेंटों में हजारों लोगों को बिठा करके मौन समर्थन देने के लिए आज उसने उपवास रखा है। आप देखिए कि किस तरीके से सॉफ्टली उसने उन लोगों को जो दिल्ली में आग लगाने की बात कर रहे हैं, और कैसे वो मूर्ख लोग हैं, कैसी वो मूर्ख जनता है कि जो उस उपवास में बैठी हुई है, और वो केजरीवाल से ये नहीं कह रही कि दिल्ली में आने वाले सारे सामान को रोक दिया गया है। बाहर से लोग जो आ रहे हैं, भाई वो आ रहे हैं तो दिल्ली के अंदर उनके रिश्तेदार लोग रहते हैं, लोग दिल्ली से बाहर नौकरी करने जाते हैं, वो उनके खिलाफ न बोल करके उनके समर्थन में लिख रहा है। दूसरी बात जो एक और हुई है, जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, 26 जनवरी आने वाली है, और दूसरी एक घटना घटी है। अभी 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय संसद भवन जो नया बनने वाला है, उसका भूमि पूजन किया है।
सिंह साहब, आप तो बहुत बारीकी से लोगों को पकड़ लेते हैं, इसलिए मैंने कहा ये मैं आपके सामने घटना रखूं। उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश के संविधान में तथाकथित 1976 में जो संविधान में सेकुलर शब्द डाला, उन्होंने तमाम धर्मावलंबियों को बुलाया। उसमें मुसलमान भी है, उसमें हिंदू भी है, उसमें क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, सबको बुलाया और उनसे कहा कि आप सब लोग अपनी अपनी आस्थाओं के तहत इस भवन के अंदर इसकी मजबूती के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पूजा करें। और सबने की। भूमि पूजन हो रहा था, प्रधानमंत्री वहां बैठे हुए थे। एक ईसाई उठा, उसने जो बात कही वो बड़ी अजीबोगरीब बात है। वो कहता है, वो कहां से आया, कौन आया, वो कन्वर्टेड है, कौन है मैं नहीं जानता। वो बाइबल उसने निकाली और उसने अपना पहला शब्द ये कहा कि यीशु ने ये कहा है, यीशु ने ये कहा है कि हमेशा ये बताओ पहले कि जो तुम कार्य करने जा रहे हो वो पूरा होगा भी कि नहीं। अगर आप भवन का निर्माण करने जा रहे हो तो पहले ये बताओ कि इस भवन के लिए पैसा है भी कि नहीं, ये पूरा हो पाएगा भी कि नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये प्रधानमंत्री या इस देश की सत्ता पे सवाल उठाना या इस भवन के प्रति अपनी ये आस्था जताना कि हमारे बाप दादा जो अंग्रेज बना के गए थे 2011 में, 12 में, 1911 में, 12 में, ये जो वर्तमान संसद भवन है, जो गुलामी का प्रतीक भी है, वो ही बना रहे और नया भारतीय शास्त्रों के हिसाब से ना बने। तो उसकी जो प्रार्थना थी वो पूरी तरीके से इस शंका पैदा करने की थी कि पता नहीं हमारे पास पैसा है भी कि नहीं, हम बना पाएंगे कि नहीं। ये कौन सी प्रेयर का तरीका था या ये उसकी नफरत थी नए संसद भवन के। तो मैंने कहा कि 26 जनवरी केजरीवाल का उपवास और 2 दिन पहले संसद भवन की जो नींव रखी गई है उसमें एक ईसाई क्रिश्चियन का जो बाइबल का जो मैसेज है वो क्या मैसेज है, ये क्या बताता है सर? नहीं, वो जो मजहबी महापुरुष की वो बात कर रहे हैं या अपने मजहब का हवाला दे रहे हैं या जिसका जो भी उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन उनको ये भी मैं बता दूं कि आपकी जो मजहबी ग्रंथ जो है, ठीक है ना, वो मजहबी ग्रंथ ये कहती है कि धरती चपटी। और बहुत सालों तक वो मजहबी महापुरुष ने क्या कहा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि बाइबल ये कहता है कि धरती चपटी है। और बहुत सालों तक यूरोपियंस को ये कहा जाता था कि तुम समुद्र में ज्यादा दूर नहीं जाओ वरना तुम गिर जाओगे, ठीक है ना। अब है क्या, ऐसी ऐसी चीजें हम निकाल के जब बोलते हैं तो लोगों को तकलीफ हो रही। और तकलीफ इस बात की है कि ये हिंदू रेनेसां हो कैसे रहा है, ये हिंदू हो कैसे रहा है, इसी बात की तकलीफ है। आपको मैंने उस दिन बताया कि किस तरीके से 1728 तक तो इनके लॉन्गिट्यूड नहीं निकालना जानते थे साहब, हमारे मैथमेटिशियंस निकालना जानते थे। हम सनातन धर्म की जब बात करते तो मैं कहा हमारे पास तो चिकित्सा पद्धति थी, संगीत पद्धति, जो आज भी वो जिंदा है और वो उसमें उत्थान हो रहा है। तो हमारे पास चिकित्सा प्रणाली थी, हमारे पास संगीत था, हमारे पास आर्किटेक्चर था, हमारे पास मैथमेटिक्स था। हमने दुनिया को आप वो बखराली स्क्रॉल जो निकला है पाकिस्तान में आज से वो 3rd या 4th सेंचुरी एडी का, वो आप देख लीजिए। तो ये इनका ये जो कह रहे हैं कि वो महापुरुष के भी वो पोप को ये मानते होंगे। तो पोप ने तो दुनिया को बांट दिया था और पोप ने कहा कि जहां भी क्रिश्चियन वो चलता था इंडिया के लिए और पहुंच जाता था अमेरिका। और उन्होंने एक कानून पास कर दिया जो समय जितने क्रिश्चियन कंट्रीज के कि आधी दुनिया तुम्हारी आधी इनकी, और जहां तुम पहुंचोगे जहां क्रिश्चियन वो आएगा वो आपका हो जाएगा, वो जमीन आपकी हो जाएगी। तो ये क्या कहना उसने महापुरुष ने कहा, इतना मैं जानता हूं गैलीलियो को तुमने मार दिया था, ऑलमोस्ट उसको जेल में ही उसको सड़ा के मार दिया गैलीलियो को, कि उसने कहा था कि इट इज नॉट द सन बट विच इज द अर्थ विच मूव्स अराउंड द सन। उसको मार दिया था इन्होंने। तो अब किसने क्या कहा और
साहब एक और चीज है ना, ये किसने सर्टिफिकेट दे दिया कि सारे मजहब बराबर होते हैं और सारी आस्था बराबर होती है? मैं कह तो रहा हूं कि जो आस्था हमला न सह सके वो आस्था वो आस्था ही नहीं है। क्योंकि मैंने तो कहा हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो चोट मार रहा है, जो हमला कर रहा है, वो बेवकूफ है। सर दैट इज हमारे वन ऊपर अगर रीजन। हमारे ऊपर फर्क पड़ रहा होता सर, तो मुगलों ने हमारे जो आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु थे, चाहे अयोध्या में बाबर हो, चाहे काशी के अंदर औरंगजेब हो, या मथुरा में हो, हमारे तो उन मंदिरों को तोड़ा, 30,000 मंदिरों को तोड़ा, और आज भी लगातार इस देश में पुराने क्रिमिनल सिविलाइजेशन जो है लगातार देवी देवताओं के बारे में कुछ ना कुछ अपशब्द बोलती रहती है। तब भी हमारे तो सनातन संस्कृति मरी नहीं ना। सनातन संस्कृति ने तो इतनों को जन्म दिया कि उसके बावजूद भी अपनी जगह है। ये बात अलग है कि उससे निकलने वाली ताकतें आज अपनी ही उस मां संस्कृति जिसे सनातन कहते हैं तो उसे चैलेंज करती हैं। तो मेरा इसमें एक लाइन छोटा सा ये है कि आपसे कल जब बात कर रहा था तो आपने ये जब बात कही तो मेरा उसमें सजेशन ये था कि एक माँ है जिससे अलग अलग किस्म के बच्चे पैदा होते हैं, कोई कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कुछ बनता है। लेकिन यहां सवाल यह है कि सनातन ने हर एक को जन्म दिया और किसी की प्रोग्रेस में बाधा नहीं बनी। लेकिन सवाल यह है कि जब वो जो उसकी संतानें हैं, अगर वो मां की हत्या करना चाहती है, मां को समाप्त करना चाहती है, तो इस देश में बहुत पहले एक फिल्म बनी थी मदर इंडिया, और वो मां जो थी उन संस्कारों से ओतप्रोत थी, और जब उसके संस्कारों को उसकी औलाद ने ही तोड़ने की कोशिश की तो उस मां ने उस बच्चे की हत्या कर दी। तो सनातन को लोग ये ना समझें कि सनातन से निकलने के बाद आप सनातन को समाप्त जिस दिन करने की सोचेंगे तो सनातन समाज उनके टुकड़े कर देगा, उनको बताएगा कि तुम कौन हो। इसलिए सनातन के शांति को, सनातन जैसे समुद्र रूपी उसके स्वरूप को अगर कोई समाप्त करने की बात करेगा तो पिक्चरें भी ये बताती हैं कि मां को जिसने थ्रेट किया, मां को जिसने धमकी दी, वो मां बंदूक उठा के उस पुत्र की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेगी। मैं ये मानता हूं। नहीं, आपने आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं इसी संदर्भ में जो ये अपने नालायक जो खालिस्तानी जो कनाडा और ये जगह जगह पर है, यार तुम ठीक है, तुम पैसे कमाने गए, तुमको एक नया फादरलैंड मिल गया, अब तो तुम यहाँ से छोड़ के गए। और मुझे मालूम है कई ये इलीगल तरीके से मेक्सिको बॉर्डर से कहां कहां से घुस के ये वेस्टर्न कंट्रीज में गए हैं वहां पे। अब तुम कनाडा चले जाओ, तुम यूके चले जाओ, भगवान तुम्हें बड़ा सुखी रखे, समृद्ध रखे, पैसे कमाओ, बेवकूफ ट्रूडे को बेवकूफ बनाओ, जो भी करना है, आइसक्रीम बेचो, हिथ्रो एयरपोर्ट पे काम करो, टैक्सी चलाओ, सब बहुत बहुत बड़े स्केल में फार्मिंग करो, सब कुछ है। लेकिन यार तुम अपने रूट से जब अलग हो गए हो यहां से, और तुमने या तो नया रूट खोज लो, लेकिन ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा कि तुम हमारे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में तुम दखल अंदाजी करो। और ये साहब देखिए, ये बिल्कुल एक जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है, अगर जमहूरियत अगर आपको एक बाधा बन जाए, एक तरह का रिस्ट्रेनिंग फोर्स बन जाए, वो कंस्ट्रेंट बन जाए, तो फिर तो हमको जमहूरियत का जो शक्ल और सूरत है जिसकी आप बात करें, टू मच डेमोक्रेसी, तो हमको तो उस पर विचार करना होगा। आज आपके एडवर्सरी है, मतलब योर मेन एनिमी चाइना, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। चाइना में क्या चाइना सैडल्ड है इन प्रॉब्लम से? क्या उसमें वो आप जाके बीजिंग के बाहर इस तरह के आप कर सकते हैं, इस तरह का रोज हर 6 महीने पे, हर 2 महीने पे थ्रेटनिंग जाके करें? आप नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे कम्युनिस्ट भाई लोग इसके बारे में? ह्यूमन राइट्स की बात करते, इनका बाप जो था माओ, और इनका दूसरा बाप, ये इनके 2-3 बाप है। ये कम्युनिस्टों के बाप आपको मालूम है ना, इनके दे हैव बीन फादर्ड बाय मेनी फादर्स।
इनके बाप का थोड़ा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स देख लो। और यहां पर ये फार्मर्स के साथ ये अपना सॉलिडारिटी दिखा रही है, ये नक्सल्स। और मैं जब नक्सल्स की बात कर रहा हूं, अर्बन नक्सल्स की बात बहुत हो रही है यहां पे। देखिए, ये जो विदेशी महिला है, ये भी नक्सली है। तभी इन्होंने जितने हिंदुस्तान के जितने गंदे तत्व हो सकते हैं, छटे हुए बदमाश, इन्होंने उसका एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया था। छटे हुए बदमाश, ऑल फॉरेन पेड एजेंट्स। आजकल पता नहीं वो दिख नहीं रहे हैं, कभी कभी 2-4 महीने में एक का कॉलम आ जाता है इनका, और ये पता नहीं कैसे हाई लाइफ लीड करते हैं। तो विदेशी महिला ने बना लिया अपना ये प्रधानमंत्री थी, सरदार जी एक इनके वो बन गए। सरदार जी एक जो पूरा इनके लेफ्टिनेंट, इनको मुंशी मिल गए। तो उसके बाद से ये देखिए कि ये विदेशी महिला का, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको मैं पहले भी कई जगह पे इसकी मैंने चर्चा की है जी। कि महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ला का माओवादियों ने उनको एम्बुश करके उनको मार डाला, बड़े बड़े दर्दनाक तरीके से। इस विदेशी महिला का एक नौकर, वो जाता है, नौकर ही होगा ना साहब, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे कितना भी बड़ा अभिनेता है, ठीक है ना। जी। वो किसी फिल्म में वो रेपिस्ट का भी एक उसने किरदार अदा किया, मैंने वो फिल्म देखी है, नाम नहीं याद है। जी। तो वो जो इसका जो नौकर है, वो जाता है वहां पे छत्तीसगढ़ में, और कहता है कि ये जितने ये माओवादी हैं, ये क्रांतिकारी है। यानी कि महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ला के शरीर को जिन्होंने छलनी किया, वो क्रांतिकारी थे। इसका मतलब वो जायज था। और उसके बाद इस विदेशी महिला ने एक ऐसे व्यक्ति को वहां का इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनाया है, जो कि ना लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है, लिटरली। अब आप बताइए कि अब इनको तो फंडिंग की भी कोई कमी नहीं है। तो मिनरल वाला इलाका इसने कब्जा कर लिया, छत्तीसगढ़ का। आपको मालूम है कि दुनिया में अभी सबसे कोई प्रेशियस चीज है तो वो रेयर अर्थ मटेरियल है, जिसका चाइना जिस पर चाइना का कब्जा है, वो इसने कब्जा कर लिया। आपने महाराष्ट्र में फाइनेंशियल कैपिटल को कब्जा कर लिया। और उसी तरीके से अब आप बताइए साहब, और मैं ये तमाम जो हमारा जो पूरा संवैधानिक जो हमारा तंत्र है, जिसमें कि न्यायपालिका भी शामिल है, लेजिस्लेचर भी शामिल है। मैं एक सवाल, आप महाराष्ट्र के बारे में जिक्र कर रहे थे, उस समय मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था टेक्निकल रीजंस के कारण। लेकिन आप बताएं कि आप चुनाव, ये व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में होता है कि अगर आपने कोalition बनाया है तो वो प्री इलेक्शन कोalition होता है। आप अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, फिर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करते हैं, जो भी होता है आप जाके दुनिया के पास जाते हैं, एक आप जॉइंट फेस दिखाते हो। उस समय लोगों को इस बात का इल्म अगर हो कि आप यहां से उसको जेटिसन करके, उसको छोड़ के, उसको धोखा देके, किसी से बेवफाई करके। और एक और बात बता देता हूं साहब, कि ऐसे लोग अपने पुत्र, अपने बाप के तरफ भी वफादार नहीं हो सकते हैं। ये कौन कहता है कि राजनीति में चरित्र की जरूरत नहीं है और राजनीति में नैतिकता नहीं है? अगर राजनीति में नैतिकता ना हो और राजनीति में चरित्र की जरूरत ना हो, देन आई प्रेफर डिक्टेटरशिप। तो ये आप इलेक्शन के बाद आप जाके आप मिल जाते किसी और के साथ, और वो सब प्री प्लान था, सब दाऊद के कहने पे, सब पाकिस्तान के कहने पे।
तो आज वहां पे जो हालात जो बने हुए हैं महाराष्ट्र में, आपने मतलब ये तो कमाल का, मतलब यू हैव टू एडमायर दाऊद एंड द आईएसआई फॉर फोर्जिंग दिस अलायंस। तो आप देखो जितने तरह के कोई आदमी, कोई मलिक, कोई ये जितने ये जिहादी तत्व हैं आज वहां पे है, और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है। तभी तो आप पालघर में हुआ, और इतनी ब्रेजन वे में इन्होंने पालघर में हमारे साधुओं के साथ ये बर्बरता की इन्होंने, वरना किसकी हिम्मत थी साहब? अगर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का रूल होता, किसी की हिम्मत थी कि वो हमारे साधु संतों को छू देता इस तरीके से? तो ये तो कमाल का इसने कर दिया। एंड दे आर कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो फाइनेंशियल कैपिटल ये वो कर रहे हैं, जो मिनरल वाला एरिया है उसको इन्होंने कंट्रोल में ले लिया है। तो मैं कह रहा था कि ये देखो, ये जो इसने चुनाव के बाद जो किया, अब मैं पता नहीं अपने पूरे तंत्र से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या कहता है? और यू टेल मी, मुझे ये बात कह दें, साफ कह दें कि देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। पब्लिक मोरालिटी, पॉलिटिकल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। पब्लिक मोरालिटी आपसे सुपीरियर है, तो कृपया कॉन्स्टिट्यूशन का ज्यादा हवाला मत दे। आज अगर चुनाव हो जाए महाराष्ट्र में तो आपको पब्लिक दिखा देगी वहां पे। सो पब्लिक मोरालिटी हैज बिकम टुडे सबसर्विएंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और इफ यू कैन नॉट डिसाइड इश्यूज of constitution morality, then you have no business to enjoy a constitutional position. और यही तब ये होता है कि देखिए, मैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी काम कर चुका हूं, और मैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में भी मेरे डेपुटेशन पे मैं था, और मैंने देखा है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स को वेक्टर बनाया जाता है अपनी मन लायक सरकार को स्थापित करने के लिए। और तभी तो यहां पर पहले असैसिनेशंस होते थे। सुभाष बाबू को गायब करवा दिया तो वो बना, फिर वो इंदिरा गांधी को बनना था तो उसको मरवा दिया, लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिया, फिर संजय गांधी। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये पूरा सिलसिला देखो। और फिर हमारे जो आदरणीय राजेश पायलट और सिंधिया साहब थे, वो गए, तो देखिए फायदा किसको हुआ। सो देयर इज अ कंप्लीट हिस्ट्री। तो ये इस तरीके से, पहले तो ये असैसिनेशन से होता था, अब महाराष्ट्र के केस में आप देख लें। दूसरी बात एक और मैं बताता हूं, ये जब डेमोक्रेसी की बात हो रही है साहब, एक बात बताओ कि मैंने कल परसों यही बातें, मैं वो जो न्यूयॉर्क को बच्चों को जो मैं कह रहा था कि एक इलेक्शन होता है, उसमें एक पार्टी सीनियर पार्टनर इमर्ज करती है बाय वर्च्यू ऑफ नंबर्स, और एक जूनियर पार्टनर इमर्ज करता है। अब अगर कोई जूनियर पार्टनर का रहनुमा ये बोलता है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, तो वो सोचो कि उस आदमी का चरित्र क्या है। उस आदमी का चरित्र है कि चाहे मेरे 2 सीट भी हैं, तुम्हारे 100 सीट से, क्योंकि नहीं तो ये 2 सीट अगर आपने नजरअंदाज कर दिया, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो मैं सरकार मैं बनने नहीं दूंगा, और या नहीं तो मैं तुम्हारे दुश्मन से मैं वो पोस्ट पोल अलायंस में मैं चला जाऊंगा किसी तरीके से। तो इस तरह का जब आपका बुनियादी गलत हो और इस तरह के चरित्र के लोग हैं, उसके बाद आप लाख प्रोहिबिशन और वो करते रहे, वो कोई नोबडी इज गोइंग टू बाय योर प्रोहिबिशन। आदमी चरित्रवान होता है
तो वो सब वो दिखता है, वो हर तरफ उसका चरित्र दिखता है। वो केवल केवल आप वो प्रोहिबिशन और ये सब वो करके आप गांधी जी नहीं बन सकते, ठीक है ना। सो देखिए, मोरालिटी जो है वो कम बेसी इन वेरियस डिग्रीज हर फेसेट ऑफ लाइफ, हर फेसेट को लाइफ को गवर्न करती है। ये मानने को मैं तैयार नहीं है कि ये पॉलिटिकली इमोरल है, इसका दाऊद के साथ लिंक है, लेकिन ये अदरवाइज ये बहुत मॉरल आदमी है। दिस डजंट हैपन। सो दैट इज वेयर आई सी, जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मैं ये पिटफॉल्स देख रहा हूं ये हमारे पूरे प्रजातंत्र में। और उसी का देखिए, आप बताइए साहब, ये जो भी हो रहा है, इससे मेरे को अगर कोई बेटर सिस्टम है तो आप बताइए। या जो संविधान बोलता है कि एक चुनाव होता है, आप जाते हैं, चुने जाते हैं, आपको एक स्टिपुलेटेड पीरियड मिलता है, उस स्टिपुलेटेड पीरियड में आपको बिल्कुल ये है। हम भी गए थे अर्नब गोस्वामी वाले केस में, मैं आपके साथ जंतर मंतर गया था, आपके साथ मैं राष्ट्रपति भवन भी गया था, लेकिन हमने एक तरीका से किया, एक नियुक्त जगह पे हमने किया, एक डेजिग्नेटेड तरीके से हम राष्ट्रपति से जाके मिले। लेकिन आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो एक चुनी हुई सरकार ने एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से एक बिल बनाया। आपको अगर बिल से परेशानी है तो वेट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। अभी यहां तो हर दिन चुनाव होते रहते हैं, अभी असम में होने वाला है, तो वहां के जाके फार्मर्स को कन्विंस कर दो। नहीं, बिल आने के बाद तो बिहार का चुनाव हुआ, तो बताते ना आप उसमें क्या कहते, फिर वो ताकतें क्यों हार गई? सर देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने इस पर बहुत एनालाइज किया है। कई लोग मुझे कहते हैं कि यार हमारे सोशल ग्रुप में मोदी साहब को बड़ी गाली दे रहे हैं, कुछ हमारे फौज के रिटायर्ड लोग भी उसमें शामिल हैं। तो मेरे को कभी कभी लगता था कि यार जो आदमी 16-17 घंटे काम कर रहा हो, जो इतनी मेहनत कर रहा हो, वो आप कुछ नहीं तो चलो आप बेनिफिट ऑफ डाउट आप उसको दोगे। तो मैं बहुत बहुत ध्यान से मैंने बड़ा इस पर चिंतन किया कि आखिर बात क्या है। ये अरविंद केजरीवाल टाइप के ये एंटी नेशनल्स, ये तलवार वाले हैं, एक तरफ पेट निकली हुई है, दूसरी तरफ तलवार उठाए हुए हैं। अरे पहले डिसाइड कर रहे हो या हलवाई हो या तुम योद्धा हो, है? एक तरफ तुम कनाडा चले गए और उधर से तुम नारा लगा रहे हो जैसे कि तुम पूरे तो जाके कनाडा पे फतह करो, ट्रूडो को हटाओ और गद्दी वहीं पर ये करो, है? आप करो, वो तो झूठ तलवार इसलिए चलाओ। वो देखते हैं ना, वो हमारे एक मित्र, आप भी मिले थे उनसे देहरादून में, वो हमारे मित्र पेरिस में काफी लंबे समय तक पोस्टेड थे। वो बता रहे थे कि जब भी व्हेनेवर दे वर एट द रॉन्ग एंड, जो वहां सिख सिटीजन्स थे फ्रांस में, ये दौड़े हुए इंडियन एम्बेसी में आते थे और सिटीजन्स है फ्रांस के। और ये इन देशों देर मोस्ट, ये ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन आई कंसिडर द मोस्ट अनसिविलाइज्ड कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड। और इसीलिए अनसिविलाइज्ड कंट्रीज में, वो ट्रूडे वाले कंट्री में इनका बड़ा दिल लगता है साहब। और वहां पे खालिस्तान का हेडक्वार्टर, दुनिया के जितने छटे हुए आपको बदमाश मिलेंगे वो लंदन में ही उनका हेडक्वार्टर होता है। जितने छटे हुए बदमाश, जितने, तो मैं कह रहा था, तो मैं इस पे बड़ा चिंतन कर रहा था कि आखिर क्या बात हो गई है लोगों तक डिलीवरी। मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूं, मैं तो गांव में लोगों से बात करता हूं, मैं तो यहाँ खेती करने आया हूं, अभी उसी सिलसिले में हूं। मैं देख रहा हूं कि लोगों तक क्या डिलीवर हो रहा है। एक आम आदमी के पास कैसे बिचौलिए, Modi's government has been, Modi साहब has been able to eliminate all many of the जो ये बिचौलिए, लेकिन ये जो है ना, ये तलवार वाले, ये बड़े बिचौलिए हैं। ये बड़े बिचौलिए हैं, इनको कुछ नहीं साहब। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, मैंने काफी नौकरी की है, ठीक है ना, पंजाब में।
और ये मेहनत मेहनत वाला है, वो जो हमारा जो यहाँ से जो लेबर जाता है बिहार और यूपी से, उसको तुम क्या मुफ्त में पैसा देते हो क्या? और तुम उगाते क्या हो? चावल हम भी उगाते हैं, चावल और गेहूं। चावल और गेहूं में कंपैरेटिवली सबसे कम लेबर लगता है। आपको मालूम है, मतलब इन लेबर इनपुट की मैं बात कर रहा हूं, मेहनत की इनपुट की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो सब्जी उगाने में लगता है। जो आपके डाइनिंग टेबल पे सर जो सब्जी आती है ना, वो सबसे मुश्किल है उगाना, और सबसे मुश्किल है उसका मार्केटिंग। उस किसान के बारे में आपने कभी नहीं सोचा? तो मैं बहुत चिंतन कर रहा था इस बात का कि आखिर क्या बात है। तो बात है साहब ऐसा, सुन के कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग वैसे हुआ बातचीत क्या में कब है, कोशिश करते हैं कि किसको अच्छा लगे? हमने तो कभी कोशिश नहीं की नहीं किसी को वो, अच्छा लगे। हमारा इंटरेस्ट राष्ट्र है, और राष्ट्र को अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं किसी को नहीं, नहीं अच्छा बात लग रहा है तो बात कान बंद कर ले, हमको कोई दिक्कत नहीं। बात बात ये है कि अंग्रेज थे, बाकी रूलर्स थे, तो उन्होंने हमेशा कुछ, अब मेजॉरिटी कम्युनिटी तो यहाँ मतलब हिंदूज की थी, ये तो हिंदुस्तान है। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी को डिमोरलाइज करने के लिए उन्होंने बीच बीच में बहुत सारे इस तरह के तत्व उन्होंने उछाले। उन तत्वों में कोई गहराई तो थी नहीं, और गहराई हो भी नहीं सकती है। आप सनातन से, व्हाट इज एटर्नल, हाउ कैन यू कंपेयर विथ व्हाट इज टेम्पररी? आप तो कर नहीं सकते। तो बहुत चिंतन के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये, बिकॉज दे सी मोदी साहब एज द रिवाइवल ऑफ ऑफ यू कैन कॉल हिंदुइज्म, या सनातन धर्म का जो रिवाइवल जो है, उसका ये सिंबल समझते हैं साहब, मोदी साहब को। और इसलिए अब वो कोई मैं तो देखा हूं ना, मैं फौज में भी रहा हूं। ये क्या भाई, तो नौकर होगा आपका तो वो बिहार का होगा, आपका कोई ये होगा तो कोई पहाड़ी होगा, वो चाहे वो किसी भी वो कास्ट या क्रीड का हो, वो आपके यहाँ वो काम कर रहा है। आप आप पहले जब फेंसिंग नहीं थी, जब फेंसिंग नहीं थी वो भी दौर मैंने देखा है। वो भी दौर मैंने देखा है कि आप उस समय पे गोल्ड का स्मगलिंग करते थे। जब फेंसिंग आया तो भी हमारा ऑपरेशनल एरिया वही था, वो भी दौर मैंने देखा कि आप किस तरह से ड्रग्स का स्मगलिंग करते। तो आपकी प्रोस्पेरिटी का ज्यादा आप ढिंडोरा ना पीटे, ढिंडोरा नहीं पीटे हैं आप। और ये मत कहें कि दुनिया के बाकी जो हम फार्मर्स हैं, मैं भी साहब 400 से 500 मन धान देता हूं मार्केट में, ठीक है ना। मैं तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। अरे ये एमएसपी हो कोई हो, ये भाई आखिर कोई पैसा, जो जो भी सब्सिडी है, मैं अभी उस पर नहीं बात करना चाहता हूँ, कितना बिजली का सब्सिडी, कितना फर्टिलाइजर का सब्सिडी, कितना मुझे सरकार सरकार दे रही है, उसके बारे में नहीं, मैं नहीं बात कर रहा हूं। लेकिन आप इस तरीके से आप हम लोगों को, कि हम दिल्ली में आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हैं? तो कर लो ना भाई, ये धमकी क्या दे रहे हो? हम 6 महीने तक पड़े रहेंगे। हु इज मिसिंग यू? ना तुम पंजाब के लायक हो, ना हिंदुस्तान के लायक हो। तुम कहीं पड़े रहो, अमेरिका में पड़े रहो, उधर पड़े रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम किसी के लायक नहीं हो तुम। तो मेरा, देखिए ये सारा प्रॉब्लम है कि अब इनको लग रहा है कि ये हिंदू हिंदू रेनेसां क्यों हो रहा है। ये लोग अपने पास्ट की बात कर रहे हैं। अब कोई वो धर्मपाल के वर्क्स जो ये लेफ्टिस्ट ने, उसकी पूरी जो उनकी रिसर्च थी धर्मपाल की, उसको इन्होंने दबा के रखा हुआ था। और ये सारा रिसर्च जो है, इट इज इन लंदन म्यूजियम।
आपको यहाँ का कोई नालायक बोल, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं इनको, अजीब, मैं अमेरिका गया तो वहां तो नासा ने ऐसे बोला, नासा ने बोला है कि वो क्या बोलते हैं, वो सोलर एक्लिप्स इतने तारीख को होगा। अरे जाके बनारस में पंडित से पूछ लो, अगले 100 साल का आपको बता देगा कि सोलर एक्लिप्स कब कब होगा। वो किसी मजहबी किताब में नहीं लिखा हुआ है, किसी मजहबी किताब में विज्ञान के बारे में नहीं दिया हुआ है, किसी विज्ञान के नासा तो 48 में हनुमान आया सर। चालीसा में ही सन का द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन दिया हुआ है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, दैट इज द डिस्टेंस। किसी में नहीं दिया हुआ है। दिस इज ये जो भी साइंटिफिक नहीं है, जो वैज्ञानिक नहीं है, वो साइंटिफिक हो ही नहीं सकता है। तो ये जो आज जलाने की बात है, जैसा आप तो, हम और आप बीएचयू भी गए थे, अरे बनारस तो 8 बार टूटा, 8 बार टूटा, 8। अभी जो आप देख रहे हैं मंदिर अहिल्याबाई होलकर का वो बनाया हुआ था, अब जाके फिर उसके बाद ये मोदी साहब ने, आपने देखा कि क्या वहां पर उन्होंने क्या कर दिया बनारस को। तो जब ये तुम 5,000 जितनी, ये तो आई डोंट वांट टू गिव एनी डेट्स आल्सो, दैट इज आल्सो ऑल, आई मीन फॉल्सहुड। जो चीज सनातन है उसको तुम चैलेंज करने निकले हो, चुनौती देने वाले हो। हम मार देंगे, काट देंगे। हम प्रजातंत्र को हम नहीं मानते। आप कोई चीज वापस लो, कल को फिर ये आप, इनका यही है कि फिर कहेंगे कि 370 वापस करो। अभी साहब देखिए, 2-3 बात मैं कहना चाहता था आपको, इसका इंटरनल सिक्योरिटी रेमिफिकेशंस, और ये मत समझिएगा ये सब नियंत्रित है। आज अभी मैं अखबार देख रहा था, नहीं नहीं इनका वो बाहर से नहीं कंट्रोल्ड है। अब आप देखिए, अभी मैं कह रहा हूं आपको, बताया कि लद्दाख में अभी जो ट्रुप्स की स्ट्रेंथ है वहां पे, वो 4 गुना ज्यादा है जो पहले थे। वहां पर पुष्पेंद्र जी, मैं वहां दरबुक में मैं काम कर चुका हूं, मैं सियाचिन में था, वी वर द फर्स्ट इंडक्टीज। वो जितना उनका लॉजिस्टिकल मेंटेनेंस होता है, अगर जोजिला खुला हुआ है तो कुछ इधर से होता है, बाकी जो एयर मेंटेनेंस होता है वो चंडीगढ़ से होता है। अब पूरी जो वहां सामग्री चाहिए वो तो केवल चंडीगढ़ से कंट्रोल होती नहीं है, ये प्रोक्योर होती नहीं है। वो पूरे हिंदुस्तान से आती है, दिल्ली से भी सामान जाता है, सभी जगह से जाता है। आप इस समय दिल्ली को इस तरीके से थ्रेटन करके, हाईवेज को थ्रेटन करके, आप अनजाने में नहीं, आप जान के, आप हमारे जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, आई विल नॉट कॉल इट येट एन वॉर एफर्ट, अभी मैं वॉर एफर्ट नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन आप डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को आप हानि पहुंचा रहे हैं। आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं कि वहां पर हालात का कैसे हैं, किस तरह का टेंशन बना हुआ है वहां पे। और ये हर बार आप देखोगे, जब ऑपरेशन पराक्रम हो रहा था उस समय भी ऐसी चीजें हुई थी। सो दे आर ऑल बीइंग मैनिपुलेटेड फ्रॉम अब्रॉड। तो इसमें ये कहना, ये हैंडफुल ऑफ पीपल, और ये मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि ये हैंडफुल और ये लोग हैं। जो जो लोग हैं, जो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, वो खालिस्तान परस्त लोग हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक बहुत बड़ा चंक होगा या है भी, जो कि उनकी इस बात, बहुत सारे बड़े अच्छे पॉजिटिव वीडियोस भी आ रहे हैं हमारे यहाँ उन्हीं के बीच में से। लेकिन आप इससे, लेकिन इनसे ज्यादा ये जो खालिस्तानी जिहादी एलिमेंट्स जो हैं, ये माओवादी एलिमेंट्स हैं, इससे ज्यादा ये खतरनाक, ये जो आपके कुछ ये विदेशी महिला, अरविंद केजरीवाल, इस तरह के लोग हैं।
सिंह साहब, मैं आखिरी सवाल बस एक जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी बातचीत को इस देश का समाज और साथ साथ जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं वो भी सुनते हैं, और उनको जरूर आपकी किसी न किसी बातचीत से उससे लीड मिलती होगी। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसी स्थिति में जब लोकतंत्र का दुरुपयोग है, लोकतंत्र का इस्तेमाल लोग देश तोड़ने के लिए, अपने विदेशी आकाओं के मंसूबों को पूरा करने के लिए जब करने लगे, तो सड़कों चारों तरफ से जाम कर दी जाएं, तलवारें निकाली जाएं और सत्ता को चुनौती देकर के उसे प्रवोक किया जाए कि किसी तरह भी सत्ता प्रवोक हो, और प्रवोक होने के बाद वो कोई ऐसा एक्शन करे जिसे पूरी दुनिया में मानव अधिकारों के लिए बेचा जाए। ऐसे में देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों के और गृह मंत्रालय के लिए क्या ऐसी कोई रणनीति हो कि जिससे पूरी दुनिया के अंदर इस बात को प्रचारित करने वाले जो लोग हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, उनको और इस अराजकता से सरकार कैसे निपटे? क्योंकि ये बात तो सच है कि आतंकवाद को आप संविधान धारा से कर सकते। इस देश में युद्ध करने वाले लोगों से संविधान की धाराओं के तहत आप कहें कि नहीं, संविधान में ये धारा लिखी हुई है तो इससे होगा उससे होगा, नहीं हो सकता। कश्मीर में आतंकवाद को आप संविधान की धारा के तहत नहीं लड़ पाते। इसलिए मैं मानता हूं कि संविधान जो है वो सभ्य समाज के लिए है। अगर अराजक समाज हो जाए तो फिर संविधान की कुछ धाराओं को कुछ देर के लिए मुलतवी कर देना चाहिए। जैसे हमारे यहां कहते हैं कि जब इमरजेंसी लगती है तो उसमें लोगों के जो फंडामेंटल राइट हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति में निपटने के लिए जो हर 6 महीने बाद पैदा होती हो, हजारों की करोड़ों की प्रॉपर्टी लोग आप जला देते हो लोकतंत्र के नाम पे, क्या आप कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं कि एक खास सिचुएशन के अंदर लोगों के नागरिक अधिकारों को कुछ देर के लिए टर्मिनेट किया जाए? और क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट्स भी बीच बीच में 6-6 बजे सुबह कोर्ट खोल देती हैं, क्या उस परिस्थिति का कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन हो कि अगर देश में इस तरीके की स्थिति हर 6 महीने बाद 2 महीने बाद बनेगी तो देश की प्रोग्रेस, देश का विकास, देश के नागरिकों को जिस तरह यरगमाल बनाया जाता है, बंधक बनाया जाता है, और उनके बिहाफ पे इस देश को एक तरीके से अनारकी फैलाई जाती है। और आप खुद ही कह रहे हैं कि बहुत सारे अनारकिस्ट इस देश में सत्ता में पहुंच गए हैं, चाहे आपने छत्तीसगढ़ की बात कही हो, चाहे महाराष्ट्र की बात कही हो, यहां दिल्ली में भी हो। तो एक आम आदमी ये चाहता है कि सरकार क्या वो कदम उठाए, सरकार को किस तरीके के बदलाव करने चाहिए कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ऑल टाइम सोल्यूशन हो, ये टेम्परेरी इलाज ना हो, परमानेंट कोई इसका इलाज हो। इस पे कोई आप अगर सजेशन कर सकते हैं या कुछ कुछ सुझाव दे सकते हैं, या पब्लिक के अंदर कोई डोमेन ऐसी बात कहें कि जिससे समाज के सारे सुनने वाले लोग आपको उस बात के लिए सरकार पे दबाव डालें, या आप ये सजेस्ट करेंगे कि ऐसी स्थिति में समाज को भी काउंटर तरीके से बाहर आना चाहिए और लाखों लोगों को सड़कों पे निकल करके इनका सामना करना चाहिए? क्या आप सजेस्ट करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपेक्षा करता हूं अपने न्यायालय से कि इस बात को वो सुओ मोटो इस पर एक्शन ले, और राहुल गांधी से बुला के पूछें कि आप जब वहां गए थे चाइना के दूतावास में, तो आपकी क्या बात हुई डोकलम क्राइसिस में। और ये विदेशी महिला से बुला के उससे पूछें कि ये जो एमओयू आपने साइन किया था, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपराइटी क्या है, और आप ये इसको सीक्रेट क्यों रखा गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमको आपने जो सवाल पूछा ये इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर का है। अब देखिए, कहा जाता है कि अब कहां पे कॉन्फ्लिक्ट है इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर में। पहले क्या होता था कि कांग्रेस की सरकार होती थी, वो बोमई केस के पहले जब मिसेस गांधी जैसे आई तो वो सारे सरकार बर्खास्त कर दिया था उन्होंने, तो आपकी अपनी सरकारें होती थी, स्टेट सरकारें। तो कोई भी तो इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर में इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं था। जो इंटरनल सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर एपरेटस से ही आप इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस को आप चला लेते थे। मुझे याद है, और मैंने पढ़ा है, उस समय तो मैं छोटा था, 71 की लड़ाई में बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम होगा कि जिस तरह से
ये वॉर एफर्ट या जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को ये लोग जानबूझ के रोक रहे हैं, हमारे जो ये सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट में जो बैठे हुए हैं, उसी तरीके से इनको अगर आप फिफ्थ कॉलमनिस्ट कहें तो कोई गलत नहीं होगा। और ये प्रॉक्सीज हैं, ये पाकिस्तान के प्रॉक्सीज हैं, ये चाइना के प्रॉक्सीज हैं। वो शर्जील इमाम किसका प्रॉक्सी है? ये अरविंद केजरीवाल किसका प्रॉक्सी है? ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है। ये जो खालिस्तान वाले हैं ये किसके प्रॉक्सी हैं? ये सबको मालूम है। तो ये जो प्रॉक्सीज जो है, ये जब 71 वॉर में जब ये हुआ कि भाई बांग्लादेश वॉर में जो नक्सल एलिमेंट्स हैं वो फिफ्थ कॉलमनिस्ट का काम करने की तैयारी कर रहे हैं, वो जो बिल्डअप हो रहा था हमारे ट्रूप बिल्डअप और लॉजिस्टिक बिल्डअप, उसमें बाधा पहुंचाएंगे, तो मिसेस गांधी ने एक ऑपरेशन स्टीपल चेस चलाया था और तमाम ये लोगों को जितने ये थे उसमें कई लोगों को ऊपर ऊपर भेज दिया गया था, क्योंकि उस समय एक्सटर्नल थ्रेट था और एक्सटर्नल थ्रेट के लिए आपको कम से कम जो आपका इंटरनल डायमेंशन है वो जो है वो कम से कम वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जब हम थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट हैज बिकम वेरी सीरियस, ये जो इंटरनल फ्रंट की बात कर रहे हैं, ये जो इंटरनल जो थ्रेट्स हैं ये लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेटर्स से नहीं हो सकता है। आप साहब एक तरफ तो आप तमाम डिप्लोमेटिक मेजर्स ले रहे हैं, सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं, आपकी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगी हुई है, आपके कई जो आपके सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कर रहे हैं, और एक तरफ यहाँ का मुख्यमंत्री ओसामा बिन लादेन को लेके घूम रहा है। सो यू सी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर apparatus एंड इंटरनल सिक्योरिटी। आप पाकिस्तान को आप सरकमस्क्राइब करना चाहते इंटरनेशनली, और यहाँ का उठ के मुख्यमंत्री जो है वो पाकिस्तान जाता है। यू सी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द दिस थिंग। आज अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग अपने वो है अपना अप्रोच है इन टैकलिंग माओइज्म। विदेशी महिला ने तो वो पूरा मतलब माओवादी सरकार को ही मतलब शी ओन्स दैट माओवादी सरकार, मतलब सरकारी पूरी माओवादी है। सो यू सी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द दिस थिंग। जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की जो ताकतें हैं वो पैन इंडियन है। वो ये नहीं सोचते ये झारखंड है, ये बिहार है, वो मलकानगिरी है या वो है। वो एक पैन इंडियन उस पे वो उनकी सोच है, चाहे वो जिहादिज्म हो, चाहे माओइज्म हो, चाहे ये खालिस्तानी लोग हैं। आप सेगमेंट में फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए पंजाब में बीजेपी की सरकार होती तो क्या ये जो दीज एलिमेंट्स जो पहुंचे हुए हैं दिल्ली, क्या पहुंच पाते? अगर क्या बीजेपी की सरकार होती दिल्ली में तो क्या इसी तरह का उनका स्वागत होता, उनका खैर मकदम होता? आप समझ रहे हैं? सो हियर व्हाट इज हैपनिंग इज दैट यू एक्सपेक्ट जो लॉ एंड ऑर्डर apparatus है, और लॉ एंड ऑर्डर apparatus कौन नहीं जानता है साहब? टुडे इंडियन पुलिस सर्विस हैज बिकम टोटली डिफंक्ट। डिफंक्ट इसलिए कर दिया गया, जो महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हो, थाना में कौन बैठेगा वो तो मुख्यमंत्री तय करता है, वो तो पॉलिटिशियन तय करता है। कोई मुझे नहीं लगता है कि आज कोई डायरेक्टर जनरल पुलिस है वो किसी 4 साल वो पुलिस सर्विस वाले को भी वो कुछ बोल सकता है। एक हमारे यहाँ पुलिस ऑफिसर है, वो हीरो हीरा लाल की तरह वो मूछे रखता है और यहाँ तक साइड लॉक्स रखता है। और मैं कभी ये सोचता हूँ कि अगर मैं फौज में होता और मेरे जूनियर ऐसा, मैं तो उसको उसी समय मैं कहता या तो काटो और रॉयल कोर्ट मार्शल ही। आपको मालूम है ना कि फौज में लोअर लिप्स के नीचे मूछे रखना अलाउड नहीं है। वो इतनी बड़ी हीरो हीरा लाल की तरह साइड लॉक्स रखता है। तो इन सब चीजों से आपको पता है कि कोई कंट्रोल ही नहीं था, कंट्रोल तो पॉलिटिशियन का है। महाराष्ट्र में वो एक आजकल बहुत चर्चित
एक पुलिस ऑफिसर बहुत आजकल चर्चे में है, डीजीपी जो वहां का तंग आके उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की उसने पोस्टिंग मांग ली। आवाज आ रही है? हाँ। जी जी तो ब्रेक, हाँ जी मैं जी कह जी। रहा था कि सो दिस एंटायर apparatus has failed। तो अगर आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है साहब थर्ड फ्रंट, आप देखिए अभी किस तरह के हालात अगर ये बने हुए हैं, अगर आप सरकार को आप किस तरीके से आप उसको बिसेट कर दोगे, उसको 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 आप सर्कमस्क्राइब कर दोगे, तो जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं, जो इंपॉर्टेंट, तो मेरा अपना ये सिंह साहब आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही है। मैं समझता हूं कि सिंह साहब को ने जो कुछ करीब करीब सारी बात बतानी थी वो बताई, और मैं एक बार फिर कुछ और मौजू, कुछ और विषय, कुछ और मुद्दे जब होंगे तो हम और सिंह साहब जो है लगातार, क्योंकि आजकल बाहर जाना कम हो रहा है, और इसलिए मैं समझता हूं कि इस पे बातचीत जारी रखेंगे। थोड़ा बीच में कनेक्शन बार बार खराब हो गया। सिंह साहब आ गए हैं, आप अपनी बात कह रहे थे, आप जरूर उसको समअप कीजिए सर, आप अपनी बात कहिए सर। हाँ नहीं, मैं कह रहा था तो आपको ये जो पूरा जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, अब इतने ब्लास्ट हुए, पूरे पूरे कंट्री में ब्लास्ट हो रहा है कि सो यू नीड अ पैन इंडियन अप्रोच। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं विथ रिगार्ड टू लॉ एंड ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी, दैट शुड बी इनहैंस्ड। You cannot trust a Mamta Banerjee। आपकी आपकी सिंह साहब की आवाज थोड़ा सा ब्रेक हुई। मैं समझता ठीक हूँ है। कि कनेक्शन, हाँ जी 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 हाँ, जी। तो हाँ हाँ बोलिए। आप पवार के हाथ में, आप पवार के ओसामा बिन लुक लाइक को परेड करने वाले के ऊपर आप इतना इतना भी लॉ एंड ऑर्डर इंटरनल सिक्योरिटी नहीं छोड़ सकते। अदरवाइज योर नेशन बिल्डिंग प्रोसेस विल बी, I mean, it will suffer। That is how China has stolen a march over you, for God's sake। And that is what people want। यही लोग चाहते हैं कि आपको किस तरीके से आपको रिस्ट्रेन किया जाए, और बड़ा अच्छा तरीका है साहब ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए इसलिए पहली बात की इस चीज को कि इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर में द सेंटर शुड हैव अ मेजर से। जैसे जैसे मान लीजिए इलेक्शन जब साहब चुनाव होते हैं, एक मैं बात बता दूं पुष्पेंद्र जी, कि किस स्टेट में क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, इससे जाहिर हो जाता है कि कितने फेजेस में चुनाव होते हैं वहां पे। पहली बात। दूसरी बात इससे ये हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन भी तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की पोस्टिंग तो करता है ना इलेक्शन के पहले। उनको भी मालूम होता है, उनको भी मालूम होता है कि ये सरकारी तंत्र का कौन आदमी है, और ये कौन सरकार का फेवरेट है, हु कैन प्ले अ स्पॉइल स्पोर्ट, हु कैन सॉरी हु विल बी पार्टीसन इन हैंडलिंग द सिचुएशन, तो करता है ना। वही पावर्स आई थिंक शुड बी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। आज अगर पंजाब में और दिल्ली में अगर मान लीजिए भारतीय एक ही पार्टी की सरकार होती, जो सेंटर, कभी ऐसी स्थिति नहीं हो सकती थी, कभी नहीं हो सकती थी ये। सो दैट इज वाई एटलीस्ट। और दूसरी बात, मेरा अपना मानना है कि ये दिस ड्रामा ऑफ ब्लडी स्टेटहुड इन दिल्ली, ये एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया, इट हैज फेल्ड। इट हैज नॉट ओनली फेल्ड, इट इज थ्रेटनिंग दिल्ली, लेट मी टेल यू। मेरा अपना मानना है ये। और कि क्या स्टेटहुड आपको, मुझे नहीं चाहिए आदमी ऐसा अरविंद केजरीवाल की तरह। नहीं सर, जो उसमें कि हर स्टेटहुड दिन देके आपने दिल्ली जैसी जगह को अनार्किस्ट बना दिया। दो सरकारें वहां, ये सरकार ये काम नहीं कर सकती, और दूसरा यह है कि हजारों करोड़ों का बजट है भाई। ये नेता, वो अमानुल्लाह टाइप का जो नेता है जिहादी, वो दंगों में शामिल है, वो ताहिर उनका दंगों में शामिल है।
आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, यहाँ की जमीन के ऊपर जगह जगह मस्जिदें बन रही हैं, मजारें झूठी बन रही हैं। भाई आपने हमारे स्टेट चेकर के ऊपर इतना बड़ा बोझ क्यों रख दिया भाई? किस लिए जरूरत है यहाँ सरकार की, जब ऑलरेडी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ सरकार की। आप 70 लोगों एमएलए को पहले पालो, फिर उनके भ्रष्टाचार को पालो, फिर उनको कोठियों पे दो, फिर उनको खर्चे दो। ये किस लिए कर रहे हैं भाई? टैक्स पेयर की मनी है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग चला सकते थे, पहले भी चल रही थी दिल्ली। ये खामखा पे आप हर जगह क्या कहते हैं, राजनीति, लोकतंत्र, लोकतंत्र के नाम पे आप सरकारों के नाम पे चलते हैं, और फिर वहां सरकारें जो है वो, बिल्कुल 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 सही, केजरीवाल का बिल्कुल पाकिस्तान से क्या लिंक है भाई? व्हाट इज द लॉजिक भाई? दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार है आपकी, वहां ऑलरेडी डीडीए जो है आपका जमीन के ऊपर कब्जा है, आपकी पुलिस में, बिल्कुल तो क्यों भाई ये किस काम के लिए 70 एमएलए को हम पाले भाई? और ये मैं आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज चली गई है सिंह साहब। आज की बातचीत को हम अब यही उसे रोकते हैं, और सिंह साहब से दरखास्त करेंगे कि सिंह साहब जहां भी रहते हैं और लगातार वो दुनिया भर की खबरों से वाकिफ रहते हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारी चीजों के बारे में साफ साफ सिंह साहब ने अपने विचारों को रखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि खासतौर से ये लॉ एंड ऑर्डर के नाम के ऊपर जो स्टेट के अंदर अनार्की फैलाई जाती है, और पुलिस को जिस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है कि आप पार्टी प्रेसिडेंट किसी पार्टी का वहां जाए और आप उसके ऊपर हमला करवाएं और सरकार उसमें शामिल हो, तो ये तो मुझे लगता है कि ये जो लोकतंत्र के नाम पे इस देश के अंदर, एक देश के अंदर कई सारे देश बनाने की कोशिश की जा रही है, कि वहां के राज्य सरकार का मुख्यमंत्री तय करेगा कि पाकिस्तान से बात करो, दूसरे मुख्यमंत्री तय करेगा कि साहब नहीं आप बांग्लादेश से बात करो। तो ये जो समस्या है, ये समस्या खत्म होनी चाहिए, और इसमें सेंटर की कोई ना कोई ऐसी भूमिका हो कि जब ऐसे हालात हो और देश में अनार्की फैलाने वाली बात हो, और विदेशी ताकतें सीधे तौर पर आपकी सरकारों के अंदर दखल दे रही हो, ह्यूमन राइट्स के माध्यम से दे रही हो, तो सेंटर को शायद मुझे लगता है कि ये जो स्टेट सब्जेक्ट का मामला है लॉ एंड ऑर्डर का, इसको उस पूरे पीरियड के लिए उसको डिफ्यूज करना चाहिए और सेंटर के हाथ में वो कानून जाना चाहिए। अब सेंटर में ये बात अलग है कि कुछ ऐसी भी ताकतें बीच में आती रही है कि जिन्होंने सेंटर का इस्तेमाल करके इस देश को बेचने और तोड़ने और कमजोर करने की कोशिश भी की। तो आज मैं समझता हूं कि खासतौर से महाराष्ट्र और बंगाल के अंदर जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। महाराष्ट्र के अंदर तो सिंह साहब ये स्थिति है कि वहां कब किसको उठा लिया जाए, कब किसको ले जाया जाए, आप ढूंढते रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। लोग ये कह रहे हैं, वहां पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि वहां एक और मुझे नई बात पता है, कोई एक फ्रॉड है, कोई वहां किसी किस्म का कोई पीर है वहां, मखदूम पीर करके, और थाने के अंदर उसकी मजार बनी हुई है, और महाराष्ट्र पुलिस उसके पास जाती है। मैं ये सुन के बड़ा मुझे अजीब गरीब लगा कि वो कोई बाबा मखदूम नाम का है, वो पुर्तगाल के जमाने से है। एक तो इस देश में गली मोहल्ले में रातों रात बहुत सारे बाबा पीर पैदा हो जाते हैं, और फिर मजार के नाम पे इस देश की आस्थाओं को बेवकूफ बनाया जाता है। कोई मखदूम है, वो एक थाने के अंदर उसकी मजार बनी हुई है, उसे महाराष्ट्र पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर देती है। और कमाल की बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि जब भी कोई केस हमसे सॉल्व ना हो रहा हो तो बाबा मखदूम के पास चले जाओ। वो फ्रॉड नाम का कोई मजार बनी हुई है, उसको मुसलमानों ने चारों तरफ से बना रखा है, और आपके थाने के अंदर जो है उर्स लगता है, पुलिस उसमें उर्स में शामिल होती है, और पूरी महाराष्ट्र की पुलिस जब कोई मामला सॉल्व नहीं होता तो वो जो फ्रॉड नाम का जो मजार बनी हुई है वहां जाता है और उनसे पूछता है। तो मैंने ये पूछा कि भाई इतने सारे केस जो अब तक सॉल्व नहीं कर पाए, उसमें ये मखदूम नाम का फ्रॉड कुछ नहीं कर पाया? तो ये जगह जगह, जैसे दिल्ली में शाह वली उल्लाह नाम का एक देशद्रोही जिसने अहमद शाह अब्दाली को यहाँ हमला करने के लिए बुलाया था, इस देश में जगह जगह ये मजारें बन गई हैं। यहाँ दिल्ली में भी संसद के सामने मजार है, रेड क्रॉस पे भी मजार है, एयर भवन है उसके साथ, और ये बड़ी वाइटल जगह पे बनती है मजारें। और फिर उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये तो 2000 साल पहले कोई पीर फकीर आए थे। मुझे नहीं लगता कि जब 1400 साल पहले ये मजहब आया था तो 2000 साल पहले ये पीर कहां से पैदा हो गया? तो ये फ्रॉड जो है महाराष्ट्र के अंदर ऐसा चल रहा है कि वहां लोग बेचारे जो पुलिस वाले हैं वो अपना काम नहीं कर पाते, और कोई मुसलमान किसी झगड़े में पकड़ लिया जाए, स्मगलिंग में पकड़ लिया जाए, तो वहां जो सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके टेलीफोन ऐसे आते हैं जैसे माफिया, और वो पुलिस वालों को इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं कि वो बेचारे पुलिस वाले कुछ कर नहीं सकते।
तो पूरे महाराष्ट्र में जो बात आपने कहा, जो आज आप रूप देख रहे हैं, दो ताकतें जो अब तक समुद्र से स्मगलिंग करा करती थी, उन्होंने इस देश में महाराष्ट्र सरकार की स्मगलिंग कर ली है, और वो एक एक शब्द, एक एक बात उनके हिसाब से चला रहे हैं। किसको फिल्म मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको हटाओ, किसको दबाओ। तो पूरा महाराष्ट्र, मैं समझता हूं, खासतौर से मुंबई बड़े बिखराव में है। वहां की पुलिस का मनोबल बहुत गिरा हुआ है, और जो आप अर्नब के केस में देख रहे हैं या और दूसरे केसेस में देख रहे हैं, वो उसी का परिणाम है। मैं एक बार फिर सिंह साहब आपका, क्योंकि आप पहले ऐसे शख्स हैं भारत में जो फौज में भी रहे, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे, जो रॉ में रहे, और आज इस उम्र में भी आप पटना में, और पटना से दूर जो आपके गांव हैं, जहां आपकी बहुत बड़ी खेती की जमीन है, वहां आप धान उगाते हैं, वहां आप गेहूं उगाते हैं और उसको बेचते हैं, पूरा प्रोसेस वही करते हैं। तो लोग शायद यकीन नहीं मानेंगे कि एक ऐसा आदमी जो देखने में इतना स्मार्ट हो, बेहतरीन कपड़े पहनता हो, स्कार्फ लगाता हो, और वो आदमी किसानों की बात करे, तो आप वो किसान नहीं है जो पंजाब के किसान हैं, आप जमीन वाले किसान हैं। और आपकी शिकायत कोई ऐसी नहीं है जिससे आप देश में तलवारें लेके निकले, लेकिन एक आदमी जो जवान भी रहा हो, किसान भी है, और उसके बावजूद भी भारत की संस्कृति को, अपने अपने आप को उससे जोड़ता हो, उस पे अपने ऊपर प्राइड फील करता हो, ऐसे कम लोग हैं। मैं एक बार फिर तमाम लोगों ने, जिन्होंने वी सपोर्ट पुष्पेन के इस चैनल से, जो हमारे साथी मुंबई में है, कलकत्ता में है, वो लोग चलाते हैं, ईमानदारी से चलाते हैं, और इसके थ्रू वो लोगों तक जुड़ते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो बात सिंह साहब ने कही है, वो आम लोगों को सुने और समझें, और किस तरीके से जो देश में एक इंटेलेक्चुअल युद्ध भी चल रहा है, उनको काउंटर करें। सिंह साहब की सारी कोशिश होती है कि आप इन आर्गुमेंट्स को पढ़ें, समझें, और फिर वो जो देशद्रोही ताकतें जो अलग अलग शक्लों में, चाहे वो जेएनयू में हो, एएमयू में हो, हैदराबाद में हो, उनको काउंटर करने के लिए आपको एक तरीके से ज्ञान का ये हथियार देते हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप से फिर मुलाकात हम लोग करेंगे, जब आपको लगेगा कि कुछ और आपके मन में बात है कहने की, तो हम लोग फिर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम सारे हजारों लोग जो मैं देख रहा हूं लगातार सवाल कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब भी हम लोग देंगे, लेकिन वो हमसे जुड़े और इस पूरे प्रोग्राम को आपने और आगे तक बढ़ाया, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सिंह साहब। थैंक यू।